क्या करें, निपटा दें। ओके, चलो बातें नहीं करो। देखो, कभी खोल के देखोगे तब ना कि क्या हुआ, खत्म हुआ, नहीं हुआ। देखोगे तब तो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है। अभी तक बैठ, अबे 3 लेक्चर लिए रहे, 4 लेक्चर, तो अब भी नहीं पता चला इसको कि क्या अरे भाई, क्या होगा रे तेरा। चलो देखो, तो 11th का एक चैप्टर अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 50% सिलेबस 11th का। इसके बाद मतलब रोटेशन एक है, तो रोटेशन अगर अपन पढ़ डालेंगे पैरेलली उसको खत्म करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान चैप्टर है अभी तक जितने, मतलब पुराना अगर आपको अच्छे से आता है तो ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बहुत इजी, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक, क्या चीज? हाँ, एक क्वेश्चन इसमें से तो आना तय 100%, और बहुत इजी है, सबसे बड़ी बात। ओके, देखो जरा, ग्रेविटेशन। अगर मैं इसको बच्चा थोड़ा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में कहानी कैसे चलेगा, ठीक है क्या? तो इसका जो पहला अपन डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहीं पे कहानी चलेगा। मतलब इसमें बच्चा एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा, G m1 m2 r² करके, ऐसे करके एक फॉर्मूला आएगा बढ़िया सा, ठीक है। उसके बाद बच्चा इसी फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे थोड़े क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल्स बड़े सारे बनेंगे, ठीक है। एकदम जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोगों ने पढ़ा ना, क्यों बे, नहीं पढ़े हो क्या? 12वीं का पहला चैप्टर था K Q1 Q2/r², वैसे ही कहानी चलेगी, समझ गए क्या? इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में चर्चाएं होंगी, ठीक है। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे यहाँ पे या तो ऐसे बोलो, अगर तुम ये पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट आसान हो जाएगा। तो हम अभी करने क्या वाले, ग्रेविटेशन में खत्म करूंगा और अपना सीयूएम चलता रहेगा। सॉरी, सीयूएम बोल रहे हैं, रोटेशन शुरू हो, क्योंकि रोटेशन बड़ा चैप्टर है तो वो टाइम लेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पढ़ाने के बाद मैं 12th का बुक पिक करूंगा, क्योंकि हमारा 11th का एक बुक खत्म हो चुका होगा। भाई रोटेशन पढ़ा देंगे तो 11th का फर्स्ट बुक फिनिश, और फिर अपन उठाएंगे ग्रेविटेशन के मतलब 2 चैप्टर ही चलाऊंगा, एक तरफ 11th का सेकंड बुक चलेगा और एक तरफ 12th का फर्स्ट बुक चलेगा। तो ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में मैं सीधा फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी वो सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, एकदम एकदम पैरेलल। बस वहां GM1 m2, सॉरी वहां KQ1 Q2/r², और यहाँ GM1 m2/r² चलेगा, ठीक है। वहां फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ/r², यहाँ यहाँ पे आ जाएगा GM/r², मतलब Q को M से रिप्लेस करके सेम कहानी चलेगा, समझ गए क्या? तो ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह। तीसरा जो बच्चा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तीसरा पॉइंट, देखो चैप्टर ऐसे ही चलेगा, एक्चुअल में इसी को मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनेगा, पढ़ेंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे बच्चा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी की थोड़ी कहानियां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कि सर किसी हाइट h पे g की वैल्यू क्या होगी, अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो g की वैल्यू के क्या, अरे g पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ से ऊपर जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, अंदर जाएंगे तो क्या वेरी होगा। फिर इसी में जैसे इनसाइड अर्थ, और एक लिखा मैंने आउटसाइड। आउटसाइड समझ रहे हो? मतलब किसी हाइट पे या अंदर, दो कंडीशन लेके चलेंगे। तीसरा आएगा बच्चा इसमें ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हो गया पार्ट। इसके बाद हमारे पास जो चौथी चीज आने वाली है, अब देखो बच्चा, हमने पढ़ा था जब मैंने आप लोग को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने कहा था टोटल 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर, ऐसा डिस्कस करा था ना, पक्का। और जब मैंने आपको वर्क वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे पोटेंशियल जैसा टर्म आया था,
और मैंने कहा था कि जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पोटेंशियल डिफाइन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अपना कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिफाइन रहेगा। लेकिन हमने वहां पे कौन से वाले सवाल करे थे, याद आ रहा है कुछ क्या? स्प्रिंग वाला करा था क्या? स्प्रिंग वाला पढ़ा था ना यार। स्प्रिंग पोटेंशियल निकाला था कि नहीं निकाला था? याद आ गया क्या? तो अब सर ग्रेविटेशन चैप्टर ही पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, यानी यहाँ पे कंजर्वेटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है सर? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स आया इसका मतलब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ गए क्या? आखिरी पार्ट एक पढ़ेंगे बच्चा, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। अगर आप थोड़ा सा सोचो, मैंने अब देखो इसमें ना ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमें पहले से नहीं आता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चा? ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों, इन दोनों पार्ट में हमें मेहनत नहीं करना होता है। इस पार्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए। समझ गए क्या कहानी? इसके न्यूमेरिकल्स और इसके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। क्या हमें दो वेक्टर्स को जोड़ना आता है? भूल गए? अगर दो वेक्टर है तो ऐड करना हो तो सीधा फॉर्मूला पड़ा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर अगर या फिर दूसरा तरीका क्या था सर? उसको तोड़ दो, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। याद आ रहा है क्या? एक्स वाले के लिए आई, वाई वाले के लिए जे। आई को आई के साथ जोड़ दो, जे को जे के साथ जोड़ दो। समझ गए क्या? और रिजल्टेंट जो आएगा, उस रिजल्टेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ आई के बगल वाले का स्क्वायर। मतलब समझ गए क्या? तो ये दोनों पार्ट तो सीधा किससे निपट जाएगा? अरे बोलो भाई, वेक्टर से। मतलब हम नया चैप्टर सर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और फॉर्मूला एक सीख लेंगे, ये gm1/r²। समझ गए क्या? तो कुछ भी नहीं चैप्टर में। इस ये जो स्मॉल जी है इसका भी एक टुच्चा सा डेरिवेशन आएगा, एक फॉर्मूला लास्ट में आएगा, उसको निपटाएंगे। ठीक है क्या? उसके बाद, और सर हमने तो ये पोटेंशियल चीज तो पहले ही पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है? क्या था? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव। अरे भाई क्या था बोलो? सॉरी, ऐसे करके इसको आप याद करो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे क्या? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया, सब निपटा दिया। समझ गए क्या? तो यहाँ पे अरे अरे देखो, तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे तो कुछ नया चीज नहीं आएगा सर। यहाँ पे जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो तो यहाँ पे फोर्स कौन सा आ जाएगा? ग्रेविटेशनल वाला। बाकी कहानी तो ही चलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट। यार मतलब नया पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जिसने स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर निपटा दिए तो फिर वही रिपीट टेलीकास्ट चलेगा। यहाँ फॉर्मूला बदला, वेक्टर से पढ़ लिए। पोटेंशियल सर पहले ही पढ़ रखा है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर कंजर्वेटिव फोर्स पे तो पूरा चैप्टर पढ़ दिया है, और वर्क बोल रहा मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स कौन सा आ जाएगा? ग्रेविटेशनल वाला। समझ गए क्या? उसके बाद आता है बच्चा स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी मतलब वही इंट्रो पढ़ेंगे डिटेल में। अरे जैसे अगर रॉकेट लॉन्च होता है धरती से तो सीधा जावा होगा? कैसे जाता है? कैसे? नहीं, ये रहा अर्थ। हमें तो लगेगा सर तो ऊपर गया रहा। अबे ऐसे नहीं जावा हो, ऐसे परिक्रमा करते 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 स्पाइरल बन के निकलता है। समझ गए क्या? अरे बोलता है ना कि पहले कक्ष में पहुंच गया, दूसरे कक्ष में पहुंच गया, चौथे। सुने हो क्या? समझ गए? ऐसे कर। तो अगर कोई भी चीज गोल घूमती है तो मेरे दिमाग में फिजिक्स में सर ने क्या सिखाया है? कौन सा इक्वेशन लगाना? सेंट्री। समझ गए क्या? तो नया पढ़ लग रहा है तुम्हें, नया पढ़ने वाले हैं। अब तो हमारे दिमाग में बैठ चुका है। देखो ये गधा भी बता रहा है, गोल घुमा तो सर एक ही चीज के बारे में सोचना है क्या? इक्वेशन बनाना है, सेंट्रीपिट। इसीलिए फिजिक्स इजी है। क्या मजाक कर रहे हो सर, कब से इजी हो गया फिर? है कि नहीं? सॉरी। क्लियर है कहानी? करें चैप्टर शुरू? ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, आराम से मोहब्बत से देखते चलो। क्या कहता है इसके? अच्छा, तुम्हें तुम्हें अगर पता हो तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी तो ये फॉर्मूला कहीं आया ही होगा। अरे मैंने तो बताया ही था, जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तो भी मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ये फॉर्मूला gm1 इनटू अपर। नहीं लिखा है क्या? चलो लिख देते हैं। चलो देखो, न्यूटन भैया ने क्या कहा था
कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हम धरती पे खड़े हैं, इसीलिए समुद्र का पानी ऊपर उड़ता है। अच्छा, पानी कब से ऊपर उड़ने लगा भाई? अरे खींचते रहे, टाइट्स बनती है ना। कोई भी मूवी हम देखते हैं हॉलीवुड, तो अगर तुम कोई भी हॉलीवुड मूवी देखे होगे तो नाव और शिप कब डूबता है? अबे कब तूफानमा कब आवा हो? ज्यादातर टाइम पे टाइटैनिक देखे हो, कब डूब रहा था? ए रात में डूबा था क्या, याद है? अब इसका कोई रीजन नहीं था, रात होगा तो टाइटैनिक मतलब ऐसी तात्पर्य नहीं है। अगर अपन पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह देखियो, अरे कप्तान जैक स्पैरो यार, जिसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया था, हाँ ये तो पता ही होगा। चलो देखो, ठीक है। तो अगर उसको भी देखते होंगे तो लहरें वगैरह जबरदस्त टाइप से रात में उठती हैं, क्यों? भगवान जी खराटे मार रहे थे और पानी ऊपर जा रहा था, नहीं ऐसा? यार क्या बात, विष्णु जी है ना यार, मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलो देखो, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो, न्यूटन के हिसाब से बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है, वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब दोनों मासेस का प्रोडक्ट कर दो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, अरे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, मतलब अगर सर मासेस को बढ़ाओगे तो उन दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ेगा, डायरेक्टली है ना रे। और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। अच्छा, तो अब ऐसे सोचो, समुद्र का मास कितना? अरे बहुत ज्यादा ना यार। अब मान लो रात, अब देखो देखो, धरती तो गोल है। अब मान लो अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह, तो हो सकता है कहीं पे रात हो रहा होगा, तो वहां पे रात हो रहा हो तो वहां पे कौन खिला हुआ होगा? बे चांद होगा ना यार। तो चांद वहां उधर वाला पनिया को खींचने की कोशिश कर रहा होगा, समझ रहे हो क्या? तो अरे अरे समुद्र का पानी भाई, अरे लिफ्ट कर रहा होगा ना यार। तो अब बोलोगे सर तो लिफ्ट करता है तो चल जाना चाहिए ऊपर तक। अब तो एक औकात तक ही खींचेगा ना यार। और जैसे हम तुम्हें समझाने की कोशिश, हम तो चाहते तुम्हें पूरा आ जाए, लेकिन तुम अपनी औकात तक ही तो रखोगे ना। बस सर, बस बस हो गया, समझ गए क्या? पर इसका मतलब ये थोड़ा तुम्हें कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। वो बेचारी बैठी हुई है, आज तक पता नहीं चला इसको क्लास में क्या चल रहा, बट फिर भी ग्रेविटेशन नाम तो सुन ही लिया आज। क्यों भाई, सुन ली ना? देखो, चलो समझ गए क्या? तो एक लिमिट तक ही रहेगा। ओके बढ़िया, तो हो गया थोड़ा मजाक, पानी को खींच रहा है वो सब वही बात है। अब ये रहा अपना अर्थ, जरा सोचो रे, अर्थ है, मून है, अर्थ से एक रस्सी बांध रखी है मून पे। वाह, देखा ही है तने बे, तुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, है ना, रस्सी बनाने बांधने का, है ना बे, ताकि मून कहीं भाग ना जाए। तेरी की, तो वो तो आखिर ऐसा कुछ अदृश्य फोर्स है ना भाई, तो उसको नाम दे दिया न्यूटन ने ग्रेविटेशन। अब तुम पैदा हुए तो अपने नाम से रख दिए होते। ठीक है चलो छोड़ो, क्लियर है क्या? रस्सी नहीं है रे बाबा, अदृश्य रस्सी वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो बांधे हुए, ठीक है क्या? अच्छा बातें नहीं, अपन धरती पे खड़े हैं। अच्छा बता, मेरे पास भी मास, तेरे पास भी मास है, तो न्यूटन के हिसाब से तो दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो धरती पे जितने लोग सबको ऐसे चिपक जाना चाहिए। क्यों नहीं चिपक रहे? अरे सोचो। अच्छा एक बता, एक चींटी दूसरे चींटी से चिपक गई तो कौन सा फोर्स लगा? अट्रैक्शन। अबे वो अट्रैक्शन नहीं रे भाई। अरे चलो इधर, अरे तुम लोग कहीं और चले जाते हो, इधर आओ। तरीके देखो, भैया न्यूटन ने कहा ना कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ये बात सत्य है। मतलब जो तुम्हारे बगल में एक पेन रखा हुआ है ना, और उसके बगल वाला पेन, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर चिपक नहीं रहे हैं। अबे तो हम पढ़ा रहे तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? अब नहीं हो इसका मतलब मैंने पढ़ाया नहीं क्या, है कि नहीं? पर इतना नहीं पढ़ाया कि सिलेक्शन हो जाए, है ना? हाँ देखो चलो देखो, तो अब ऐसे सोच, मान ले मैं 80 kg का, ठीक है, और हाँ उतना ही है, 80, और मान लो कोई 50 kg का, तो अगर हमारे बीच का तुम फोर्स देखो तो कितना आ गया? देखो तो भाई 80 × 50 कितना आ गया? अरे 4000 के आसपास ही आ रहा है ना। अच्छा अर्थ का मास बोल, अर्थ का मास, अरे 6.4 10⁻20। इधर तो कितना बड़ा है, जीरो लगाते रहते पेन की रिफिल खत्म हो जाएगी, समझ गए क्या?
और मेरा मास कितना होगा मान लो 8 ही ले लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो कितना, किस में आंसर आएगा, 10⁻24 के रेंज में आएगा। अब एलन मस्क को ले जाके 100 का नोट दिखाओगे, देखो मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास भी तो पैसा है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। तो तो अगर मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है देख रहे हो कितना है, 10⁻, अरे एक के पीछे 24 को, इतना बड़ा फोर्स है तब तो खींच पा रहा है। और इधर देखो तो ये 4,000 रे, कोई औकात ही नहीं, समझ गए। कहो सर हम 4,000 को पैसा में करके देखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे मतलब समझ गए क्या। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि ये रिमोट इस रिमोट से चिपक क्यों नहीं रहा है, तो कहना ग्रेविटेशन फोर्स है, बोलना हाँ है, बोल चिपक क्यों ना, बहुत कम है, बात खत्म, समझ गए क्या, पक्का। और हमें धरती क्यों खींच ले रहा है, अब देख चींटी का मास भी तो बहुत कम होगा ना बे, लेकिन अर्थ का तो जबरदस्त वाला है, इसलिए खींच ले रहा है, अच्छे से नहीं खींच पाता लेकिन। क्या चीज ज्योग्राफी वालों से पूछना। चलो देखो हमने तो ये बताया कि लिफ्टिंग क्यों होती है। अब यार मान लो धरती के अंदर भूकंप हो रहा है, तो उससे भी तो बात की बात है, उस दूर क्यों जाना। क्लियर है क्या, तो एक मास दूसरे मास को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करता है। क्लियर है। तो हमारे पास एक तुच्चा सा फॉर्मूला आ गया बच्चों, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बड़ी चीज तो नहीं है। अब देखो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की कुछ वैल्यू होते हैं ना 6.67 10⁻11 10⁻, ठीक है। अब देखो आपसे पूछेगा बताओ जी का डायमेंशन, भैया ये सब काम हम नहीं कराएंगे। अगर जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया तो फोर्स का क्या होता है बोलो, M L T अरे क्या पागल वागल हो गए तुम लोग, ये सब नहीं आता है। अरे क्या हो गया ये, हाँ ठीक है। और बोलो मास का क्या हो जाएगा, अरे M1 M2 ना यार, तो M का स्क्वायर, समझ गए क्या ये सब, यहाँ कैपिटल जी, और इसका क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, सबको उधर भेज दोगे जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, छोटी छोटी बातें। क्लियर है। तो हमें तो सर एक ही चीज समझ में आया क्या, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, अरे वेक्टर है, तो ऐड कैसे होगा सर, वेक्टर की तरह ऐड होगा, समझ गए क्या, अरे समझ गए ना यार। चलो तो इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे वेक्टर फॉर्म बोलता है तो हमें ज्यादा दिमाग मांगने थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है ना। अच्छा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब मुझे उस फोर्स का डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, और कभी भी डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, पागल हो गए सब। वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, यूनिट वेक्टर, पागल हो गए सब। किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, भूल गए क्या, जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, याद आ रहा है क्या। तो हमेशा एक्स वाई और जेड ही थोड़ी रहेगा, कोई बीचों बीच भी तो होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाना होता तो आई कैप जे के कैप है कौन एक्चुअल में, अरे यूनिट वेक्टर ही तो है, समझ गए क्या। तो तुम्हें अगर यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा फॉर्मूला अगर याद है, तुम्हें याद है अगर मान लो मुझे ए कैप लिखना होता था तो क्या लिखते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, भूल गए। तो ये ए कैप क्या होता था, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन, समझ गए क्या। जैसे मान लो अगर मुझे ये वेक्टर आर का डायरेक्शन जानना है, तो वेक्टर आर के डायरेक्शन में कौन होगा, सर इस वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर ही वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा। तो कभी भी इस वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, समझ गए क्या, पक्का। तो अब आ जाओ, सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अब जैसे मान लो बच्चा, छोटी छोटी बातें मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू, इधर देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है डायरेक्शन के साथ, तो जैसे मान लो, देखते चलो आराम से, टफ लग रहा है क्या ये सब, एक ही फॉर्मूला जी, और दूसरा वेक्टर फॉर्म में है तो देख लेते उसको सॉरी, शुरू हो गया आज का कहानी फिर से, आज शाम वालों की छुट्टी। गला निकाल के दे दे, हाँ, सही बात है, मांग लिया मेरे बाल बच्चे मर गए फिर वे भूखे, मेरा गला मार लेगी तो, सॉरी मांग लेगी तो, क्या चीज, बहुत सारे बच्चे हैं यार मेरे, क्या बात, तुम भी तो बच्चे ही हो। चलो देखो, अच्छा
नहीं वो अभी नहीं है, इधर आ जाओ। तो यूनिट वेक्टर ऐसा लिख दिया, बढ़िया। तो बच्चा अभी तुमने फॉर्मूला, जैसे मान लो एक मास है m1, एक मास है m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है लेट अस टेक r, बढ़िया क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये m1 जो होगा वो, अच्छा थोड़ी बातें यहाँ पे और कर लेते हैं वरना मिस ना हो जाए, जगह ही नहीं है। थोड़ी बातें और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले। वैसे तो पहले हम लोग इस चीजों को रिपीट पहले भी कर चुके हैं, बट ठीक है। ठीक है, कचड़ा दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। देखो देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। जैसे बच्चा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पॉइंट तो सर हमें याद हो गया कि सर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, पहली चीज पढ़ ली। दूसरा पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना बच्चा, ये कैसा फोर्स है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बच्चा ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन रहेगा, समझ गए क्या, पोटेंशियल इज डिफाइंड, क्लियर है। अरे कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा पोटेंशियल डिफाइन रहता ही है, ठीक है। तीसरी बात, इसको बच्चा हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ये जो फोर्स होता है बच्चा हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है क्या। एक और खास बात ध्यान रखना बच्चा यहाँ पे, ठीक है। ये जो m1 और m2 है ना, इस m1 एंड m2 को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास, समझ गए क्या। मतलब जब तक ये m1 m2 को हम पॉइंट मास नहीं मानेंगे, तब तक ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब m1 और m2 कैसा हो, पॉइंट मास हो। अब तुम मेरे से बोलोगे कि सर धरती तो एक पॉइंट पे थोड़ी है, लेकिन धरती का सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है ना। क्या हमने सेंटर ऑफ मास में ऐसा पढ़ा कि एक बड़ी सी बॉडी का मास को हम लोग एक पॉइंट पे मान सकते हैं और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास, समझ गए क्या। तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास, मून का सेंटर ऑफ मास, तो एक पॉइंट पे आ गए ना दोनों, अब आ गए ना भाई। तो उन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी वही हो गया अपना आर, समझ गए, लॉजिक बना। चल, अच्छा, सेंट्रल फोर्स कहने का क्या मतलब है, थोड़ा देखना बच्चा। ये जो फोर्स रहता है ना, नेचर कैसा है इसका, अट्रैक्टिव, कैसा है, अट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा तुम, मेरे पास एक मैग्नेट है, जरा सोचना, मैग्नेट है। अब मान लो यहाँ पे एक लोहे का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, तो मैग्नेट को ऐसे रखूंगा तो कैसे आएगा चिपके, कैसे, अरे से खिंचा जाएगा। और यहाँ ऐसे रख दूंगा तो ऐसे खिंचा जाएगा, यहाँ रख दूंगा तो नीचे रख दूंगा तो तुम ऐसे लग रहा एक लाइन के अलोंग ही बार बार खींचेगा। मतलब जैसे बच्चा अगर कोई मास m1 है और यहां पे अगर कोई मास m2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आराम से बताना, देखो जरा लिख कैसा रहा हूं मैं, m1 इस m2 को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। जब m2 के बारे में चर्चा होगा तो केवल क्या देखना, अगर मैं m2 को सिस्टम मानूंगा तो क्या देखूंगा, m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब हम, याद है ना सिस्टम का कॉन्सेप्ट, अरे जिसको सिस्टम मानते सिर्फ ये देखते हैं कि उस पे क्या क्या हो रहा है, ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, समझ गए क्या। तो m1 जो होगा इस m2 को बेटा अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे करके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, समझ गए क्या। अगर m1 के बारे में पूछा जाए तो बोलोगे सर m1 को कौन खींच रहा है, m2 ऐसे खींच रहा होगा ना, तो तुम क्या लिखोगे ऐसे, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, समझ गए क्या। तो ये देखो, तो ये फोर्स बेटा एक लाइन पे ही लग रहा है ना, देखो तो स्ट्रेट लाइन पे दिख गया क्या। तो इनको अपन सेंट्रल फोर्सेस के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो अगर मान लो मैं m1 को यहां बना दूं, m2 को यहां बना दूं, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा बच्चा, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को जोड़ दो। अरे इसको समझे क्या, तो इस लाइन पे ही लगेगा ना वो फोर्स। अरे ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये दोनों फोर्सेस देखो तो एक लाइन पे ही है ना, समझ गए क्या। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि मान लो यार बच्चा एक मास m1 इधर है और एक मास m2 इधर है, और मैं ऐसा बोल दूं कि इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2,
और इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे करके, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या ये दोनों फोर्सेस कभी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकते हैं? अबे ये इस पे इधर लगाएगा फोर्स कभी, और ये वाला इस पे इधर लगा, ऐसा हो सकता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां कैसे लगेगा, किस कैसे पहचानोगे? इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों को पकड़ के बोलो भाई जोड़ दीजिए। तो ये जो दोनों सेंटर ऑफ मास को हमने जोड़ा है ना, इसी लाइन पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। नहीं समझे? यहाँ पे देखो वही किया ना, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास जोड़ दिए, तो इसी लाइन पे फोर्स रहेगा। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, अरे बीचों बीच पहचान लोगे ना। तो ये सारी बातें हो गई। और दूसरा पॉइंट, M1 M2 को हमने क्या माना है? पॉइंट मास। M1 M2 क्या है बच्चा? पॉइंट मास। क्लियर है क्या? नहीं आया? पक्का समझ गए? तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे। क्लियर? अब आ जाओ वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सर कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? देखो ये M1, ये M2, तो मुझे अगर बोलना, अगर मान लो मुझे इसको अगर मैं सिस्टम मान लूं बेटा, M2 को सिस्टम मानूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि M2 पे कौन फोर्स लगा रहा है। तो M2 पे फोर्स लगाने वाला कौन है? M1 है। तो इसको कैसे लिखोगे जरा बताना? तो तुम कहोगे सर फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरफ लग रहा है क्या? और मान लो इस डायरेक्शन को अगर मैं आर कैप बोल दूं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं ना, अगर ये वेक्टर आर है, अरे ये अगर ये वेक्टर आर है, तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? आर कैप से लिखेंगे ना। तो चलो बताओ F21 कैसे लिखूं मैं? तो तुम बोलोगे सर F21 इज इक्वल टू G M1 M2, और बीच की दूरी बेटा कितनी? आर स्क्वायर लिख दिया क्या? और अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना। तो मान लो इस डायरेक्शन को अगर मैं आर कैप बोल रहा हूं, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? कुछ समझे क्या? बेटा यूनिट वेक्टर लिखोगे तब तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा ना। कुछ हवा नहीं लगा। जैसे देखो ऐसे में ये 1 है ना, इधर देखो ये 1 पॉइंट, क्या कर रहा है यार तू लोग? ये .1, ये .2, तो मान लो इस डायरेक्शन को मैं बोलता कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये R12 है। बोल सकता हूँ मैं क्या? अरे 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ। देखो कंफ्यूजन ना रखना, अगर मैं इधर जाने वाली चीज को R12 बोलूंगा, तो इधर वाली चीज को क्या बोल दूंगा? R कैप 21। समझ गए क्या? अगर मैं इधर जाने वाले को 21 बोलूंगा, नहीं समझे? अब तुम कहोगे इसको लेफ्ट, ये राइट, पर तुम मेरे सामने खड़, तुम उल्टे वाले को लेफ्ट राइट बोल रहे हो ना। या मैं अगर मैं इसको राइट बोलूं, तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा झक मार के? और इसको अगर लेफ्ट बोलो, इसको क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार इसको लेफ्ट बोल दो और एक बार इसको राइट बोल दो। एक को लेफ्ट बोलोगे तो एक को राइट, एक को राइट तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा? तो अगर मान लो यहां से लेकर यहां डायरेक्शन में दो तरीके से बोल सकता हूं। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, यहां से वहां, ऐसे देख रहे हैं, वहां देख रहा है यहां से, मेरा मर्जी आप, लेकिन सेंस क्या बोल रहा हूं, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं समझे? यहां से वहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं यहां से, तो सेंस क्या है? वही देख रहे हैं ना। तो अगर मैं मान लो इधर से खड़े को बोलता वहां देख रहा है यहां से, तो वहां खड़े को क्या बोलना पड़ेगा फिर से? वहां देख रहा है यहां से। नहीं समझे? अगर तुम इधर से बोल रहे हो यहां से वहां, तो उधर जाके फिर क्या बोलना? यहां से वहां। मिक्स मत करना। समझ गए क्या? इसको 1 2 बोलना तो अपोजिट को क्या बोलना? 2 1, और इसको 2 1 बोलना तो, समझ गए? टाइम पास चीजें हैं। ठीक है क्या? तो मान लो ये डायरेक्शन को अगर मैं R12 बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिख दू 1 2। तो अब जरा बताओ ये क्या हो जाएगा? तो F21 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू, ठीक है ना, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा R12 को क्या लिख सकते बोलो? वेक्टर, अरे R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। समझ गए क्या? अरे मैग्नीट्यूड क्लियर है। और ये मैग्नीट्यूड R12 किसके बराबर है? अरे R के बराबर है ना बच्चा। अरे इनकी बीच की दूरी कितनी? R ही है ना। तो R12 को अगर R लिख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में? G M1 M2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R12। समझ गए क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है क्या? तो सर हम दिमाग में क्या रखें? तो तुम दिमाग में अब दो फॉर्मूले रख लो। सर अगर हमें डायरेक्शन, अच्छा एक और चीज बच्चा,
यहाँ पे बच्चा ये देखो तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना, तो देखो ये इधर की तरफ था ना, तो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इधर वाले को क्या बोलते हैं, जनरली पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा दूं। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि सर इस तरफ का डायरेक्शन है, नहीं समझ गए क्या? तो इसी का ठीक उल्टा अगर लिखने की कोशिश करूं तो F12, देखिए यहाँ एक लिखो, दूसरा वाला पलट देना है। F21 लिखा तो यहाँ क्या लिखा 12, तो 12 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, G m1m2 अपॉन R³ सीधा। और यहाँ क्या लिखो 12, तो यहाँ क्या लिख दो R21 वेक्टर R। समझ गए क्या? इस बार सर प्लस में क्यों रख रखा है, क्योंकि जब हम M1 को देखेंगे तो M2 इसको इधर खींच रहा है ना बच्चा, तो प्लस में लिखे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर 12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर 21। समझ गए क्या? स्कूल में होते तो ऐसे लिख के नंबर पाते, पर अब तो उसकी काम है नहीं। तो हम क्या दिमाग में रखेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो तुम्हारे दिमाग में ना बच्चा दो फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है? कई बार हम इनसे टकरा जाएगा, तो तुम परेशान परेशान ना होना। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, कई बार आंसर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ होगा, कई बार नहीं लिखा हुआ होगा। तो मेरे दिमाग में दो फॉर्मूले हो गए, कौन कौन सा सर? एक तो ये वाला FG m1m2 अपॉन R², और वही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बिटवा तो बोलो सर F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन R³ वेक्टर R। क्या आया समझ में? पक्का? भालो चलो। तो सर अब किसमें कौन सा लगाएंगे, जरा देखो देखो सर, देखो बेटा, जब वेक्टर में, फिर से सुन लो, अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। जैसे मान लो मेरे को बोला, ध्यान से है ना, हमसे कहा कि किसी पॉइंट, किसी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4,5, पकड़ लिए क्या? और किसी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 1,2,4, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक। और आपसे बोला कि इस पॉइंट ए पे एक m मास का पार्टिकल पड़ा हुआ है और पॉइंट बी पे कितना का पड़ा हुआ है, 2m का। और हमसे कहा, ध्यान से देखना, हमसे कहा कि बताओ इन दोनों मासेस के बीच में कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है क्या? और मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। किस फॉर्म में करना है? वेक्टर फॉर्म में। तो टेंशन हो गया। क्या करेंगे? अरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, तो सबसे पहले क्या निकाल लें हम लोग, वेक्टर आर निकाल लें। वेक्टर आर कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, भूल गए सब, z2 माइनस z1। अरे नहीं आता तुम लोगों को ये? आता है? अरे ये वाला रे, नहीं याद है, मैं फिर से याद है। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, याद आया क्या? नहीं याद आया कुछ? तो जरा देखो तो, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। याद आया? करते थे। तो अब बताओ, देखो जरा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, x1, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। कुछ समझे क्या? और ये वाला दूरी देखो, यहां से लेकर यहां तक का कितना है, y1, और यहां से यहां तक का बेटा कितना है, y2। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। याद आया क्या? ठीक है। और यही तो है अपना, कौन है ये, वेक्टर। क्लियर? अरे ए से बी वाला ही देखेंगे ना यार। तो कैसे लिखा देखो तो, ए बी कैसे लिखा मैंने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वही वाला ये चीज है। और z होता तो z2 माइनस z1 हो जाता। क्लियर है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, बोलो वेक्टर आर कितना है, सीधा बोलो वेक्टर आर कितना आया, करो माइनस। अरे ये x1 y1 y2, चलो, तो 1 - 3 कितना होगा, -2 i कैप। 2 - 4 कितना हो जाएगा, +2 j कैप। और 4 - 5 कितना हो जाएगा, -k। ये वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है ना, तो क्या लिख दें, जी, एक का मास कितना है, दूसरे का मास बोलो कितना है, 2m। आया क्या समझ में? बहुत लो लग रहा है तुम लोग, क्यों? G m1m2 अपॉन, बेटा नीचे क्या होता है, r³ r³ समझ रहे हो क्या? अरे ये वेक्टर आर आया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
अरे आर वही ना यार, मैग्नीट्यूड को पढ़ चुके हैं ना। वेक्टर ए इतना, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ ए, आई के बगल वाले के स्क्वायर। यार तो क्या हो गया बोलो? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8, और 1 का स्क्वायर 9, रूट 9 होगा। तो कितना है आंसर? 3 आया। अब यहां लाके रख दो, क्या करना था? 3 का क्यूब। अरे 3 का क्यूब आया ना। और इनटू क्या होता है देखो तो, वेक्टर आर, और वेक्टर आर कितना था? -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। समझ गए क्या? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, मतलब हाउ वी कैन यूज ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। समझ गए? आ गया? तो कभी गलती से टकराएगा नहीं, मान लो टकरा गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पता है फायदा कब देता है? मैं तुम्हें थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जब तुम लोग पढ़ ही रहे हो तो। ये फायदा, ये फॉर्मूला पता है कब देगा? वो ऐसे वाले केसेस में देता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं एक छोटा सा सवाल कराता हूँ और तुम्हें समझ में आ जाएगा सीन क्या है। इसका फायदा ऐसे होगा, केमिस्ट्री, केमिकल का, अच्छा छोड़ो। इसका फायदा कब होता है देखो जरा। जैसे मान लो बच्चा आपसे कह दिया कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा पकड़ना। थोड़ा सा पकड़ना है ना। हाँ, ठीक है, वाई एक्स और ये जेड। आपसे कह दिया कि यार एक मास ना यहाँ पड़ा हुआ है, मान लो एक m1 मास, और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक m2 मास, ठीक है क्या? अब बोलेगा इस m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। ठीक। अब m1 m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो वेक्टर फॉर्म में। अब बच गई, क्या करे सर? तो हम भी दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? हम पकड़ के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। नहीं समझे? अरे जैसे अगर मान लो ये स्क्वायर शेप का है, तो बेटा यहाँ ये साइड सब ए बराबर बराबर होता है ना, तो कोऑर्डिनेट जरा लिखो। ये कोऑर्डिनेट कितना होता? a,0,0। अबे एक्स एक्सिस पे है ना ये पॉइंट यार। ये क्या होता? 0,0,a। पकड़ पा रहे हो? ये वाला क्या होता? एक्स पे भी ए, वाई पे भी ए। सामने तो नहीं है ना ये, तो जेड पे कितना? पकड़ पाए क्या? इसका बोलो। अच्छा मुझे जिसका चाहिए पहले उसका तो लिख लें। इसका पॉइंट बोलो, कौन बताएगा? एक्स पे आए, एक्स पे कितना? क्या ऊपर जा रहा है ये? तो वाई कितना हुआ? और सामने कितना आ रहा है? समझ गए क्या? तो मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल गया। लॉजिक समझ में आया क्यों पढ़ाया जाता है ये वेक्टर फॉर्म? इस वाले में ये हेल्प करेगा जल्दी से। इसका इसका चाहिए था ना कोऑर्डिनेट, तो जरा देखो तो एक्स पे तो जा नहीं रहा है ना, तो एक्स कितना? और ऊपर जाना पड़ेगा ना ये, तो वाई कितना? ए। और सामने जाना पड़ा तो जेड कितना? ए। आया क्या समझ में? अरे आया ना यार। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है ना, तो एक को बोल दो क्या? x1 y1 z1। अरे कुछ सवाल लगा क्या? x2 y2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये समझ गए क्या? तो अब हम लोग सीधा क्या करेंगे? सर वेक्टर आर लिखो ना फटाक से। कैसे लिखेंगे? x ये ना a, और इसका x कितना? 0। तो क्या लिखेंगे? a माइनस 0। क्या आएगा बच्चा? a i कैप। कुछ समझे क्या? इसका कितना है y, और इसका कितना है? तो 0 माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए जे कैप। ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसका बोलो z कितना है, और इसका भी z कितना है? तो a माइनस ए क्या हो जाएगा? आया क्या? तो इसको क्या लिखा हम लोगों ने? +0 k कैप। तो हमारे पास वेक्टर आर क्या आ गया? सर ए आई कैप माइनस ए जे कैप। अब वेक्टर आर आने के बाद क्या निकाल लेंगे? मॉड ऑफ आर, और इसका मैग्नीट्यूड बोले तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर। तो बेटा क्या आ जाएगा? a√2 आ गया। अब क्या निकालें? दोनों के बीच का फोर्स। तो कैसे लिखोगे? सर फोर्स वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू क्या लिखे? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब होता है ना बच्चा, मतलब a√2 का इंटू वेक्टर आर होता है ना। और वेक्टर आर कितना था? ए आई कैप माइनस ए जे कैप।
समझे क्या? तो कोऑर्डिनेट पता करके अपन आराम से इसको निपटा पाते हैं। कुछ सीखे क्या? जैसे ना ऐसे करके भी बन सकते होते हैं, जैसे कई बार स्क्वायर पिरामिड दे देता है तुम्हारी बजाने के लिए, समझ रहे हो? बात तो नहीं कर रहे? ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके भी सवाल उतना तुम लोग में नहीं आएगा, ठीक है? तो सर फायदा क्या है इसका? अरे फायदा क्या है? वेक्टर फॉर्म पढ़ी क्यों रहे? किस काम में आसान होगा? सर जहां जहां पे मसवा पड़ल है ना, अरे मास, वहां का कोऑर्डिनेट केवल बता दो आप। नहीं समझे? अरे जहां जहां पे मास उसका क्या बता दो मुझे, कोऑर्डिनेट, तो मैं फट से वेक्टर आर निकाल लूंगा, और एक बार वेक्टर आर आ गया तो मस्त ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। आगे आ जाओ। तो वेक्टर फॉर्म से डर खत्म। कब यूज करना है इसका? या तो सवाल में दिया हो, और नहीं तो तुम्हें परेशान करने के लिए अब ऐसे ही करके भी दे सकता था। अरे कुछ तो समझे बे। अरे रेक्टेंगल पकड़ के पकड़ा देगा, कुछ समझे? एक्स वाई, ये वाई, ये एक्स, ये जेड, और कह देगा एक तो मसवा यहाँ, एक तो मसवा यहाँ है, निकालो। तो दिक्कत होगा। तो ज्यादा आसान क्या है? कोऑर्डिनेट्स लिख लो, और कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद फिर मस्त वेक्टर आर निकाल दो, फिर आर का क्यूब वेक्टर आर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चा। अब देखो ये सब छोटी छोटी बातें फटाक फटाक निपटाते हैं इसको। अब मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि सर फॉर्मूला एक है, और ऐड कैसे करना है वेक्टर की तरह, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे वेक्टर ऐड होते थे वैसे ही तो फोर्स ऐड होगा। पढ़ो देखो, अब ऐसे ऐसे तो छोटे छोटे सवाल है, पढ़ो क्या लिखा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो चलो जो जो बोला लिखते चले क्या। एक पार्टिकल जिसका मास है, आगे क्या बोला, इस ब्रोक इनटू अ, दो टुकड़ों में इसको तोड़ दिया रे। आगे क्या बोला है, केप्ट एट अ डिस्टेंस, तो इनके बीच में दूरी कितनी दे दी, समझ गए क्या? डिटरमाइन द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो इसका मास कितना था m ना, तो मान लो एक टुकड़ा अगर x का होगा तो दूसरा टुकड़ा कितने का होगा, m माइनस। अब जरा बताओ सवाल में पढ़ो क्या लिखा है। डिटरमाइन द क्या, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है, कौन सा शब्द है? और मैंने कहा था फिजिक्स में कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो दिमाग में क्या घंटी बजना चाहिए? क्या? कैलकुलस में क्या? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन नहीं यार, स्लोप बनाते थे। मैक्सिमा या मिनिमा पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए रे? भूल, ऐसा चिल्वाया मैंने पहले भी क्या? नहीं, ये ऐसी चीज मैं पहले भी बोला हूँ क्लास में। अरे बोलता ना, कहीं बोलो। अच्छा तो जोर से बोल रहा हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ, बोल तो लो तेरा, तो पहले कहा नहीं बोलते? अंतरात्मा से बोलोगे तो कैसे पहुंचेगी? चलो चलो। अच्छा अच्छा, आगे आगे। तो सर अब मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछेगा, तो हमें पता है कि सर स्लोप जीरो, मतलब डिफरेंट, अरे डी वाई बाई डी इक्वल टू जीरो यही करते थे ना। तब डिफरेंशिएशन लगाते हैं, वेरिएबल नामक चिड़िया होना चाहिए ना, और जो वेरिएबल होगा उसी को तो डिफरेंशिएट कर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो अब यहाँ पे किसको मैक्सिमम बोला है, बोलो किसको प्रूफ करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स को ना। तो चलो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखो, F इज इक्वल टू जी, एक मास कितना और दूसरा मास कितना? अरे नहीं आया रे। क्या ये एक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्योंकि हमें तो पता नहीं। अरे बस बोला था दो पार्ट, ये थोड़ी बोला ये इतना, ये तो यार बोला है क्या कि आधा करो, पौना करो, डेढ़ा करो? अच्छा तेरी दोस्त कहाँ रहेगी आज? बीमार होगी? अरे गजब। हाँ बीमार होगी ना। अरे गजब। रमेश जी, अरे चावा भूल गए थे यार, थोड़ा गर्म कर दीजिए तो। यस आई एम फ्रॉम बिहार। गाना नहीं सुना तू? जिया ये बिहार के लाला, जिया तू हजार डैश, जिया तू। हाँ, हमारे यहाँ की पैदाइश है, बोलते हैं आपके यहाँ भी मिलता है, पागल पागल हो गई है क्या? तो तुम क्या पूछ रहे मुझे, सर आपके यहाँ लिट्टी चोखा मिलता है, यही कहना चाहती थी ना? आया कहाँ, लिट्टी नाम कहाँ से आया? बिहार से आया रे।
हाँ अच्छा इधर देखो, इधर इधर इधर। तो जी एक्स एम माइनस एक्स अपॉन बोलो डी का पक्का क्या। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। अरे जी तो कांस्टेंट है ना यार, बचा कौन सा ये एक्स, अरे जो टुकड़ा था। और एफ की वैल्यू क्या चाहिए, ये पूछा ना एफ मैक्सिमम। तो और एक्स कैसा है, वेरिएबल। तो यानी डी एफ बाई डी एक्स ही होगा ना इस बार। वाई को एक्स से रिलेट करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स, और एफ किस एक्स यही दिखाना है। तो डी एफ बाई डी एक्स टू क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। समझ गए क्या। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये पहले इसको सॉल्व करता है बच्चा। एफ इज इक्वल टू जी बाई डी स्क्वायर, इसको तो बाहर ही रहने दो, दोनों कांस्टेंट है ना। तो अंदर में क्या बच रहा है, एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझे क्या। तो अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, फॉर, अब देखो सवाल में पहले ही मैक्सिमम बोल दिया तो मिनिमा शब्द ही क्यों लिखे। अबे एक्स इंटू एम, एक्स एम एक्स इंटू, ठीक है। फॉर मैक्सिमा बदलो, बोलो बोलो, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा क्यों कर रहे हैं गधो। यहाँ पे ना एफ और एक्स को आपस में रिलेट किया जा रहा है। एक्स मतलब क्या, अरे जो दूसरा टुकड़ा में तोड़े हैं सब। तुमको पता है इन्होंने क्या एक्चुअली सवाल पूछा है, इसको लिखा दिए वैसे। अभी ना हमें इससे आंसर ये पता चल जाएगा ना कि हम उसको एक एम मास को किस हिसाब से तोड़े ना कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर एफ और एक्स के बीच में बच्चा ग्राफ बना होता तो कुछ ऐसा बना होता, अरे कर्व टाइप का बना होता ना यार। सर क्यों, क्योंकि एफ और एक्स, एक्स की डिग्री कैसी है बच्चा, 2 है ना। तो जब डिग्री 2 होती तो ग्राफ ऐसे कैसे बनता, कर्व टाइप से बनेगा। और कर्व के सर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। इसीलिए हम लोग आराम से लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझ गए क्या। तो अब कर दो डिफरेंशिएट बच्चा इसको, क्या होगा। तो डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा क्या था वहां पे सर, जी बाई डी स्क्वायर एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझे क्या। तो जी बाई डी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर में क्या रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखो मैं पूरा स्टेप तुम गधों के लिए लिख रहा हूँ, वरना एक बार में आंसर लिखा जाता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, केवल एम, पागल हो गए सब। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, -2x। और यहाँ कौन है, जी बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी बाई डी एक्स जीरो रखेंगे ना, तो जी भी इधर जाके खत्म, डी स्क्वायर भी जाके खत्म। तो m माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, m/2। इसका तात्पर्य क्या निकला कि सर अगर एक मास को दो बराबर बराबर टुकड़ों में अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। कुछ समझे क्या बेटा, फिजिक्स को पकड़ो। ओके पढ़ो जरा। हाँ जी, अरे बातें नहीं करो, पढ़ो जरा। अब थोड़ा याद करो, हाँ क्या बोला है। बोलो 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 भैया बोलो, कुछ तो बोलो। A particle of mass m is rotating on a circular, तो हमें जैसे ही सर्कुलर दिखा वैसे ही सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा। पकड़ पाए हो अभी तक तुम लोग कि मैं ही पागलों की तरह चिल्लाए पड़ा हूं। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन बस यही एक फर्क है। और हमारा पूरा फिजिक्स पहले दिन से चलता है जब तुम घुसते हो। और हर चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा था, अगर सारी बातें याद, अरे जहां फंसते हो वहीं पे तो वो बात आती है पुरानी वाली। कभी गौर फरमाए हो क्या, जहां सवाल तुम्हें नहीं समझ में आता है वहां पे वही बात आती है जो मैं पहले चिल्ला चुका होता हूँ और बोलता हूँ इसको याद रखा करो। पर हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, है ना। शायद ऐसा हो सकता है कि कुत्ते की पूंछ बर्फ में डालने पे सीधी हो जाए, लेकिन अपने आप तुमने बोल ही दिया हम, बस चल बातें नहीं। क्या बोला देखो तो, a particle of mass m is rotating on a circular track of radius r around a fixed particle of mass m and shown in figure determine the speed of a particle and the time। क्या क्या पूछ लिया बच्चा, v और क्या पूछ दिया, समझ गए क्या। तो गध हो, अब अगर ये m
सर्कल पे घूम रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में क्या बताया था कि तुम ये देख लो कि अंदर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, तो अंदर की तरफ लगने वाला भी कौन सा फोर्स होगा? एक ही है ना ग्रेविटी। अरे एक मास एम, एक मास एम, तो इन ये एम मास इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा, कितने से? ग्रेविटेशनल फोर्स से ना। तो इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर लिख देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तुझे नहीं आया अभी तक क्या? तो ठीक से बोलना बे, कि हर बार पैसा दे ऐसे कर, फिर बोलेगी दे ही दो, क्या ही दिक्कत है ना? है? चलो भाई, तो क्या लिखा बेटा बोलो? F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। और इसी फोर्स को किससे इक्वेट कर दूं? अरे इसके बारे में चर्चा हो रही है ना, अरे इसकी रफ्तार पूछा है ना, तो इसको F को किससे इक्वेट कर दूं? एम बी स्क्वायर बाई आर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये हमने क्लास में पहले भी बहुत बार रिपीट करा। आर से आर स्क्वायर गया, एम से एम गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। कुछ आया क्या? तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट जी एम बाई आर। समझ गए क्या? पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा है? t। ठीक है, तो आपको याद है क्या? अच्छा मान लो इसी में आपसे ओमेगा पूछता तो क्या करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू, अब मान लो ओमेगा पूछता तो क्या करते हैं? अरे v पता है तो ओमेगा निकालना आता है क्या? v और ओमेगा में रिलेशन याद है? अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो तो मैंने क्या तरीका से कहा था याद रखने का? ऐसे फट से एक आर्क ड्रॉ कर लो। डाउट हो तो ये क्या होता है? रेडियस ये क्या होता है? आर्क ये क्या होता है? तो कम से कम एक तो याद रखो, डी थीटा इज इक्वल टू, आर्क को मान लो मैं एक्स से लिखूंगा तो एक्स बाई आर लिखूंगा क्या? तो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अगर इस एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो कौन सा वाला? लीनियर वाला। ये गलत बात है, लेकिन याद रखने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये सही नहीं है, ये छोटे से में ही वैलिड रहता है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। सर x इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, और डी थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम से डिवाइड करेंगे, आर तो वैसे ही रह जाएगा, टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा। और v को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? अल्फा। और आर तो वैसे ही रह जाएगा, सॉरी अल्फा नहीं, ए लीनियर वाला ए। और ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? तो ये तीन रिलेशन होता है जो तुम्हें दिमाग में छपा होना चाहिए। तो मुझे v पता है क्या अब? तो क्या यहाँ से ओमेगा निकाला जा सकता है? तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो जरा, v बाई आर लिख सकता हूं मैं। तो v निकल चुका है क्या? अरे है ना यार, रूट ऑफ जी एम बाई आर। आर ही था ना रेडियस, स्मॉल आर, तो यहाँ लिख दिया आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बोलो? अरे ये इसके अंदर, रूट के अंदर घुसेगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर क्यूब। क्यूब रे, एक पहले से आर था ना, ये बेटा रूट में है रे, रूट में है। तो अब देखो ना, एक क्यूब है तो एक आर बाहर आ सकता है ना, आर स्क्वायर इंटू आर लिखते तो एक आर बाहर आ जाता, आता ना, तो अंदर घुसाओगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो आर क्यूब बन, ये क्या आ गया तुम्हारे पास? ओमेगा। अब ओमेगा, अब क्या निकालना है बोलो? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बताया था? एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो t इज इक्वल टू, पूरा अगर एक चक्कर लगाएगा बच्चा तो कितना एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? अरे 2 पाई रे। और जो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। समझ गए क्या? तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा कितना रखा है? जी एम बाई आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, दिस इज योर टाइम पीरियड। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े तो वहां पे भी तो मैंने सब सेंटर, सॉरी जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े तो वहां पे तो ये चीजें आई थी, ओमेगा भी। और यही चीज यहाँ भी तो आई थी अभी जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा था, एटम चैप्टर। पढ़ते हो तब, तो नहीं पढ़ रहे हो तो अब क्या कर सकते। चलो बच्चा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो ये सिंपल सी बात है, हम लोग बच्चा पहले ही सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम मतलब क्या सर? जिसको सिस्टम माने उसे यही देखो कि उस पे कौन क्या क्या कर रहा है, ये मत देखो वो क्या कर रहा है। समझ गए क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का तात्पर्य क्या है बच्चा? देखते जाओ।
जैसे मान लो मुझे निकालना है कि इस M3 पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या करेंगे? M3 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन M3। ठीक यार, इसमें कौन सा परेशानी है बे? अब बताओ मुझे, तो M3 पे अगर निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो ये देखोगे ना इस पे कौन कौन लगा रहा है। तो एक मास कौन है, एक मास कौन है, तो यही दोनों लगा रहा होगा ना। और ये फोर्स हमेशा कैसा लगता है, अलोंग द। तो M3 को M1 किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा क्या? नहीं समझे? कैसे लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, और M2 किधर लगा रहा होगा फोर्स, तो क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन, बोलो 3। आया क्या समझ में? तो अगर मुझे निकालना है नेट फोर्स ऑन 3, नेट फोर्स, तो क्या लिख देंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 2। तो क्या दोनों को जोड़ देंगे? अच्छा एक और मास होता तो उसको भी जोड़, एक और होता तो, समझ गए क्या? पक्का? चलिए, तो जब मुझे वेक्टर फॉर्म में जोड़ना होता तो क्या हमें आता है जोड़ना? भूल गए? अरे ये F31 वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये इस तरफ है तो क्या लिख देंगे, आई कैप माइनस आई कैप। ये F32 का अगर मान लो यहाँ कुछ एंगल थीटा होता तो इस तरफ क्या आता, F32 कॉस थीटा, इस तरफ क्या आता, F32 साइन थीटा। तो इस F32 को भूल जाओ, इस F32 को ही कैसे लिख देंगे, F32 कॉस थीटा और F32, नहीं समझे? अब वेक्टर F32 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, F32 कॉस थीटा माइनस आई कैप, कुछ आया क्या, प्लस F32 साइन थीटा माइनस जे कैप, कुछ हवा लगा क्या? तो जब नेट फोर्स, अब F और F31 की जगह क्या लिख दूं बोलो, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। अरे सीधा के कैप लगा देंगे ना। अरे F3 देखो ध्यान से, F31 का मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या लिख दिया, माइनस आई कैप, ठीक है क्या? अब F31 को यहाँ जाके रख दो, F32 का ये वाला जाके यहाँ रख दो, आई के साथ जुड़ेगा, जे जे के साथ जुड़ेगा, खत्म। समझ गए? चलो, अब मैं नहीं सिखाने वाला, वेक्टर अब आता है, तुम करो, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो इसको, हो जाएगा। क्या लिखा है, टू पार्टिकल ऑफ मास m, दूसरा 4m kept at a distance of 9 meter as shown in, determine the position where the third particle be kept such that it remains in। अब बोला कि ऐसा कहां पे रखें, एक थर्ड मास को इन दोनों के बीच में कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम रहने का क्या मतलब है, वो हिलना नहीं चाहिए। तो अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बच्चा अट्रैक्टिव होता है, तो हमने कहा हमने बीचों बीच कहीं भी यहाँ लाके मान लो रख दिया। अरे यहाँ कहीं रखा, किसी उस थर्ड मास को मान लो मैं M3 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये जो अब ये हो गया ना M3 सिस्टम, इस M3 को ना बच्चा इक्विलिब्रियम में रहना है, तो M3 को इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, सर अगर M इसको इधर खींचे और 4M किधर खींचे, इधर खींचे, तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना, दोनों तरफ से खींचा ही रहा है। तो क्या बोल दोगे, सर फोर्स एक्टिंग, इसको मान लो 1 बोल देता हूं, इसको मान लो 2 बोल देता हूं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, और इधर क्या लग रहा होगा बच्चा, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 2। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो बराबर कर दो। तो तुम बोलोगे सर F31 इज इक्वल टू F32। समझ गए क्या? तो अब बताओ जरा F31 कितना होगा, तो GM3 अब ये डिस्टेंस तो नहीं पता है ना, इसको मान लो x, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 9 माइनस x। समझ गए क्या? तो MM3 शुड बी इक्वल टू G, अच्छा M3 है ना, GM3 4M/9 - x का होल स्क्वायर। आ गया क्या? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये M से M कैंसिल, G से सॉरी हाँ, M से M कैंसिल, G से G कैंसिल, M3 से M3 कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/x² इज इक्वल टू 4/9 - x का होल स्क्वायर।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके निकाल दो। समझ गए क्या? जैसे ये देखो, ये सब मैं कर नहीं रहा, तुम लोग कर सकते हो खुद से। क्या लिखा हो पढ़ो। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m, तो सारे के सारे का मास कितना दिया हुआ है? ये भी m, ये भी m, ये भी m। अब देखो p और वेक्टर है, अब मैं वेक्टर नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वेक्टर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो वेक्टर अगर x में हो तो i कैप लिख दो, y में हो तो j कैप लिख दो, z में हो तो k कैप, और कहीं बीच में होगा तो i और j में तोड़ लो। याद है क्या? बस वही काम करना है। अच्छा, अब बोला है सबका लेंथ बेटा कितना दे दिया है? l, ठीक है। As shown in a figure, determine the net gravitational force. Net gravitational force कहाँ पे निकालना है? C पे। तो अगर मुझे C, तुम लोग बहुत सुस्ती डाल रहे, लाइन से धुन देंगे अभी, मुंह से आवाज ही निकल रहा, कहो तो बंद कर देते हैं। मतलब हमारा गला खराब है फिर भी हम चिल्ला रहे हैं। तो अगर मुझे इस C पे निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मुझे क्या देखना होगा? इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो इसमें फोर्स लगाने वाला एक ये है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू डी। एक ये है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। एक ये है क्या, दिखा क्या? तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू, क्या इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा? तो तीनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो आ जाएगा सी पे लगने वाला फोर्स। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन, हाँ समझ गए क्या? अब कॉपी पेस्ट करो। ये मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, बोलो एफसीडी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो तुम कहोगे सर जी एम स्क्वायर, ये दूरी कितना बच्चा? एल स्क्वायर। नहीं आया समझ, मैग्नी वैल्यू रे, इसका वैल्यू कितना होगा? वही जी एम, एम क्या हो जाएगा? एम, अरे m1 × m2 होता है ना, अपॉन दूरी कितना है, ये भी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एफ सी ए का, बोलो। अरे जी एम स्क्वायर, पर ये दूरी कितना होगा ध्यान से, ये एल, ये एल, तो ये L√2 होगा। अरे √2 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आएगा ना बच्चा L√2। समझ गए क्या? तो यहाँ क्या लिख दूं? L√2 का होल स्क्वायर। तो इसको बेटा सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है, GM स्क्वायर बाई 2L²। आया क्या समझ में? अब तुम लोग अगर थोड़े से स्मार्ट हो गए ना तो ऐसे कर लोगे सॉल्व इसको। देखो, तो GM² बाई L² को क्या मैं F लिख सकता हूँ? GM²L² को F लिख सकता हूँ, अरे एक ही जैसा है ना। और यहाँ GML² को F लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे केवल F है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है? F/2। नहीं समझे? ठीक है, तो अब निकालना है ना मुझे। तो कैसे, एक तो तरीका है कि वेक्टर से कर लो। तो वेक्टर से लिखते तो क्या लिखते हैं? एफ सी डी का मैग्नीट्यूड बेटा कितना? एफ है ना। अरे हमने अब देखो बार बार GM² बाई L² लिखने का मन नहीं, इसीलिए ऐसा किया मैंने। तो इधर की तरफ क्या के लिए क्या लिखेंगे बोलो? -FI कैप। नहीं समझे? अरे आई नेगेटिव ना बाबा, इधर वाला बोलो, बोलो बोलो -FJ कैप। नहीं आया समझ में? और ये वाला किधर है? ऐसे है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा दो पार्ट में, तब तो तो अब स्क्वायर में ये एंगल कितने का होता है? और 90, तो ये कितना होगा? कुछ समझे क्या? तो मतलब सीन कैसा बन गया सर, ये है F/2, और सर ये जो है ना, यहाँ पे मान लो बेटा एंगल कितना बना रहा है 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा F, अगर F/2 साइन 45, पकड़ पाए क्या? और इस तरफ क्या हो जाएगा F/2 cos 45। समझ गए? लिख सकते ना यार ऐसे। तो अब एफ सी डी की वैल्यू कितनी आई? -FI कैप। एफ सी बी की कितनी आई? -FJ कैप। और एफ ये कौन सा था? एफ सी को कैसे लिख दू बोलो इधर वाले के लिए? माइनस में ना, तो -F/2 cos 45 आई कैप। आएगा समझ में? और इधर वाले के लिए -F/2 sin 45 J कैप। नेगेटिव लगा दिया ना माइनस के लिए। अरे -J कैप ना लिखे, इधर माइनस लिख रखा है। अच्छा, ये माइनस क्यों लिखा? क्या देख के लिखा है? डायरेक्शन देख के ध्यान रखना, कभी भी वेक्टर में, फिर से वेक्टर में जो माइनस लगता है ना,
वो डायरेक्शन देख के लगता है। वेक्टर में जो माइनस लगता है वो, और जब स्केलर क्वांटिटी में लिखते तो अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन वेक्टर में नेगेटिव कैसे लगता है? डायरेक्शन देख के। ठीक है क्या? तो अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चा आराम से? अरे ये आई दिख रहा है क्या? और कहाँ आई है? ये आई है। तो ये वाला किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। तो मतलब माइनस एफ कॉमन लेते तो आई कैप। बेटा cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ क्या रह जाता है? या इसको ले लो, ऐसे सॉल्व कर लो, एफ आई कैप को कॉमन निकाल लो। तो ये सब में एफ है ना, शायद चलो आई वाले को कर लेते हैं। एफ आई कैप को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? -1। और यहाँ क्या बचेगा देखो तो? cos 45 1/√2 होता है ना। तो अच्छा माइनस कॉमन निकाला है ना, तो अंदर 1 प्लस 1/2√2 नहीं आया समझ में? ठीक है, या माइनस निकाल लिए। उसी तरह माइनस एफ जे कैप को कॉमन निकाल लेंगे तो बच्चा क्या रह जाएगा? यही आएगा, 1 प्लस साइन 45 1/√2 होता है ना, तो 1/2√2। समझ गए क्या? तो ये जो आंसर आएगा किस में आएगा बेटा? वेक्टर फॉर्म में। और जब मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो क्या करेंगे? आई के बगल वाले का स्क्वायर जे के बगल। कर लोगे टाइम पास? ये सवाल देखो, जल्दी बोलो, क्या मन में ख्याल आ रहा है? 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास, बोलते जाओ, देखो कितना आसान है। एम, ये भी कितना, ये भी कितना। आगे क्या बोला है? केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा है बच्चा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? सारे ए लेंथ के हैं। और क्या बोल रहा है? इज रोटेटिंग इन अ, तीनों किस में घूम रहा है? मतलब ऐसे सर्कल है, तीन लोग खड़े हो और तुम तीनों के बीच में दूरी बराबर है, सर्कल पे ही खड़े हो, और लेकिन सब के सब किस पे चल रहे हो तुम लोग? सर्कल पे ही चल रहे हो। सर्कल, ये भी सर्कल पे ही चल रहा है, ये भी सर्कल पे, भी सर्कल पे। ठीक। आगे क्या बोला देखो तो? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपसे? लेकिन बच्चा इस बार पूछा है कि अगर ये चल रहे हैं तो आपको ये निकालना है कि इसका रफ्तार कितना है। वी पूछा है हमसे, कैसे निकालेंगे? इनमें से देखो, क्वेश्चन समझे हो क्या? कि तीन लोग या तीन पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, और तीनों के बीच में जो दूरी है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बना रहा है। ठीक है क्या? तो बोल रहा है कि अगर ये घूम रहा है तो बताओ इसकी वी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? अरे वी पूछा है कितने वेलोसिटी से चल रहा है, और तीनों के तीनों कहाँ, किसी भी एक का निकाल लो, तीनों सेम वेलोसिटी चल रहा है, तो वही वी पूछा है। पढ़ लो सवाल, पढ़ लो एक बार, पढ़ो पढ़ो। क्या होगा? बोलिए। सब पागल हो गए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m each kept at a vertices of an equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle are rotating in a circular path। समझ गए क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ना यार, ये किसमें रोटेट कर रहा है? समझ गए कैसे रोटेट कर रहा है? किसमें? सर्कुलर पाथ में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल, किसके इन्फ्लुएंस से ये घूम पा रहा है? इन अपने, इनके बीच में जो, अरे सबके पास मास है ना यार, तो इनके मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, उसकी वजह से ये रोटेट कर पा रहे, इसने ऐसा बोला। समझ गए? अब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स का क्या बताना है आपको? स्पीड। ठीक है, सबका मास सेम है ना यार, और सबके बीच, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बात तो तय है ना, क्या? ऐसा हमने पढ़ा था, धरती हमें खींच रही है जितने फोर्स से, कितने, अच्छा धरती मुझे कितने फोर्स से खींच रही होगी? जी, मेरा मास, उसका मास, और बीच का दूरी का स्क्वायर। और मैं धरती को कितने से खींच रहा हूँ? मेरा मास, उसका मास, और बीच का दूरी का स्क्वायर। क्या दोनों सेम ही रहेगा? बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। समझ गए क्या? है ना भाई लॉजिक? तो ये घूम पा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है?
अच्छा, कोई चीज गोल घूमती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कोई चीज गोल घूमती है तो उस पे क्या लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो बच्चवा इसका रेडियस है, लेट अस टेक आर, दिया भी था शायद, नहीं दिया है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताओ कि अब तुम्हें इतना पता है कि सर अगर कोई गोल घुमा, तब चलो तुम लोग मेरी हेल्प करना कैसे इस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। क्या सिखाया था मैंने, कोई भी गोल घुमा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो फोर्स कहां लग रहा हो, अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो मुझे सिर्फ यही ढूंढना है ना कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है। एक बार वो आ जाएगा तो उसको किसके बराबर लिख देंगे, mv²/r के बराबर। यही टास्क टास्क समझ में आ गया क्या? तो अब तुम किस मिशन में जाओगे, हम ये मिशन किसी एक को पकड़ लो और देखो कि इस पे अंदर लगने वाला फोर्स कितना है, यही करोगे ना। चलो देखते हैं। इसको अगर पिक करोगे तो अगर m1 को सिस्टम मानोगे तो क्या बोलोगे, सर एक ये रहा m इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ बच्चा, ये मान लो इस पे लगने वाला फोर्स f है, मान सकते हैं f। अरे ठीक है, जी एम एम बाई साइड a है तो a² होगा, और ये वाला मास भी इसको खींचेगा, ये भी कितना होगा, f होगा क्या? अब मुझे बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, होगा क्या? अगर ये भी f है ये भी f है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा, बीचों बीच। पक्का है क्या? तो अगर इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो बीचों बीच जाएगा तो क्या ये सर्कल के सेंटर से गुजरेगा? कैसे पता चल रहा है तुम्हें कि सेंटर से ही गुजरेगा? ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ 60 बन रहा था, ठीक है। चल डायरेक्ट भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये काम आया क्या? तो अब मुझे बताओ बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको कैसे निकालोगे, यही तो है रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, एक फोर्स एफ इधर, एक फोर्स एफ इधर, तो दो फोर्सेस, अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है ना। तो दो वेक्टर को जोड़ना आता है क्या? अगर दोनों के बीच का एंगल पता हो तो क्या होता है बोलो। तो यहां क्या लिख दूं, f² + f² + 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60 डिग्री। ये भी नहीं आया, यही होगा ना बे नेट फोर्स। ये कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया बोलो, √(2f² + 2f² cos 60 बोलो, 1/2। तो यहाँ क्या लिख दिया, 1/2, 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, √3f²। नहीं आया, अरे 2 से 2 कैंसिल हुआ ना यार, तो एक f बाहर आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, f√। आया? तो क्या यही फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है? पक्का क्या? अच्छा, तो क्या मैं इसी को अब क्या क्या करने वाला हूं, इसी के साथ इक्वेट करने वाले हैं। किससे इस फोर्स को इक्वेट करेंगे, mv²/r से। तो तुमने कहा सर ये f√3 जो होना चाहिए वो mv²/r के बराबर होना चाहिए, समझ गए क्या? और इस f की वैल्यू कितनी है, अरे जी एम, यही था ना mm वाला, तो लास्ट में लिख दो gm²/a² = mv²/r। कुछ आया क्या समझ में? तो एक m से स्क्वायर जाएगा, तो इस v की वैल्यू ही तो निकालनी है। पर ये r तो मुझे नहीं दिया हुआ था ना, तो इस r को निकालना पड़ेगा ना। तो r कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करो। इस पे अगर बेटा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये वाला एंगल कितना है, 30 रे। ये एंगल कितना है, और ये वाली चीज मुझे पता नहीं, ये कितनी, a/2। अरे ये a था ना यार, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, बेस पता है मुझे, एंगल पता है, तो ये निकल सकता है हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालोगे, बेस पता है तो क्या लिख दो, कॉस, बेस कितना है बोलो, कॉस यहाँ पहले लिखो, कॉस 30 डिग्री = बेस कितना है, a/, और ये रहा हाइपोटेन्यूज, यही तो कौन है, रेडियस, समझे क्या? तो आर को कॉस 30 बेटा कितना होता है, √3/2। तो यहाँ क्या लिख दो देखो तो, √3/2
a/2 × 1/r, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, a√3। कुछ समझे क्या? अब इस r को ला, r की जगह यहां क्या लिख दो, अरे बोलो भाई, a√, समझ गए क्या? तो तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा gm, और यहाँ क्या है बच्चा, a², और यहाँ क्या लिखा, m तो क्या, सॉरी एक m तो कैंसिल हो गया है ना, तो अगर m कैंसिल हो गया है तो v²/a√3। कुछ समझे क्या? तो a से एक स्क्वायर भी जाएगा तो देखो तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 उधर, कुछ कटवट नहीं रहा, यहाँ √3 भी था रे यहाँ √3 भी तो था, तो ये उधर गया होता तो 3 बन जाता नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, घर पे जाके एक बार कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ 3 बनता तो यहाँ पे 3 होता, और यहाँ पे √3 नहीं होता, तो यहाँ बचता केवल, अरे सॉरी, यहाँ पे बचता केवल a, ठीक है क्या, a से a² जाता तो v की वैल्यू आ जाती √3gm/a। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बड़ी चीज नहीं थी यहाँ पे, तो सिर्फ यही कहानी था, जो पहली बार बोला गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही। अब तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, तो हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, पहला लेक्चर भाई ग्रेविटेशन का मैंने निपटा दिया। थोड़ा पढ़ लो भाई।